रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आहूजा और हम फिर से हाजिर हैं राजना रिपोर्ट्स की खास प्रस्तुति फ्लैश पॉइंट में सुरेंद्र सिंह ओबरॉय के साथ, ये जानने के लिए कि अमेरिका और ईरान की बातचीत कहां तक पहुंची है। बातचीत पर्दे के पीछे हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, यानी अब इस्लामाबाद जाने की जरूरत नहीं है, जो बातचीत करनी होगी हम फोन पे कर देंगे। अमेरिकन की कल बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है, जो उनकी नेशनल सिक्योरिटी ऑफिशियल्स की मीटिंग हुई है और ट्रंप ने उसे कन्वीन किया था। सो उस पे यही डिसाइड हुआ है और ट्रंप ने बड़ा जोर से बोला है कि इट्स अनलाइकली टू एक्सेप्ट द प्रपोजल। तो ये प्रपोजल को अच्छी तरह व्यू किया गया है। ये कोई इसका रिएक्शन जो डोनाल्ड ट्रंप का, मैं यूं कहूंगा कि इट्स नॉट ऑफ द कफ के वो बात कर रहे हैं। ये साफ तौर नेशनल सिक्योरिटी ऑफिशियल्स की जो मीटिंग के बाद एक स्ट्रेटेजी बनाई होगी और इसी पे जो आप अभी बता रहे थे कि बात कर रहे थे कि डिस्टेंस ट्रेवल करने की अभी जरूरत नहीं है, हम फोन पे भी बात कर सकते हैं, वैसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और सबकी एम्बेसीज हैं, उनके एम्बेसडर्स हैं, तो उनके लोग वहां पे आके बात हो सकती है। इसका क्लियर मतलब ये है, देखिए आपको याद होगा 3-4 प्रोग्राम पहले हमने बात भी की थी जब अमेरिकन ने ये कहा था कि हमें सी माइंस को भी काफी क्लियर करना है और 6 महीने का टाइम लिया था। तो मुझे अब यही लग रहा है कि अमेरिकन वांट टू एक्सटेंड इट, जितना एक्सटेंड होता रहेगा वो करते रहेंगे और इस चीज में इकोनॉमिकल जितना इसके ऊपर ईरान के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं वो डालेंगे। और यहां तक के वो ये भी जज कर रहे हैं, देख रहे हैं कि ईरान का एक्सेस कहां कहां तक है, कैसे किनसे सपोर्ट लेकर आ सकता है। देखिए कल का जो पुतिन की मीटिंग है बड़ी इंपॉर्टेंट है और इस पे अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज मैसिवली काम कर रही होंगी। ना खाली अमेरिकन, मैं यूं कहूंगा कि जो भी वर्ल्ड के इस वक्त कंसर्न्ड एजेंसीज हैं और जिनका रीच होगा, जैसे चाइनीज का होगा, उसका होगा, वो सारे लोग इस चीज को देख रहे होंगे कि इस मीटिंग में ईरान और रशिया की क्या बात हो रही है। देखिए ईरान को बार बार रशिया ने बोला था कि जो आपका ये यूरेनियम एनरिच्ड है और स्टॉक पाइल है, मैं से जो वेपन ग्रेड मटेरियल जो बनाया था ईरान ने, हम इसको स्टोर करके रख लेंगे, जो अमेरिकन कभी मानेंगे नहीं। तो क्योंकि उन्हें मालूम है कि रशिया और चाइना ही सपोर्ट कर रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात कल हुई होगी, ये तो बातचीत तो सामने वाले लोगों के लिए, जर्नलिस्टों के लिए है, जो डिफेंस डील्स होंगी। देखिए दोनों स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स है, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स है रशिया और ईरान। रशिया काफी सप्लाई भी करता है इन्हें, स्पेशली डिफेंस वेपन्स वगैरह चाइना की तरह। और उस पे जो ड्रोन टेक्नोलॉजी होगी, एडवांस ड्रोन टेक्नोलॉजी होगी, क्योंकि ईरान इज कैपेबल टू मैन्युफैक्चर ड्रोन्स, तो कहीं ना कहीं ये टेक्नोलॉजी के बारे में मैसिव बात करने गए होंगे टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द सेकेंड साइकिल ऑफ अटैक्स। और अमेरिकन इस चीज को जानते हैं और वो नजर रखेंगे, वो किसी तरीके से इकोनॉमिकली इनको कर्टेल करने की कोशिश करेंगे और मुझे लगता है कि ईरान पे इस पे काफी असर होगा। लेकिन ईरान इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन में काफी हावी है अमेरिकन के ऊपर में। और जैसे आप बता रहे थे, हम कल भी बात कर रहे थे, जो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हो गई हैं, स्पेशली जो अटैक हो गया है जो व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर के ऊपर, इसके ऊपर जो अब क्लियर हुआ है, जो इस पे इल्जाम लगाया है कल्प्रिट के ऊपर, जो कैलिफोर्नियन है, the one who was the gunman, he was directly going to attack Trump and the administration. तो ये चीज के लिए उन्हें पहले अब अपना इंटरनल सिक्योरिटी को काफी देखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक थ्रेट तो चलिए ये इसका है ही है, इन्हें ईरानियन थ्रेट भी होगा। और देखिए अभी ग्लोबली और भी इश्यूज बड़े बनते जा रहे हैं, जैसे माली का देख लीजिए इशू आ गया है, सोमालियन पायरेट्स जो कि बिल्कुल ठंडे हो गए थे, दोबारा शिप्स को ले जाना शुरू कर दिया है, क्योंकि उन्हें अब मौका मिल गया हुआ है कि इतने स्टैंडर्ड शिप्स खड़े हैं सी में। तो 2 शिप्स अभी रिसेंटली वो लेकर चले गए हैं। आज देखिए नाइजीरिया में क्या हुआ है, दोबारा वो जहादी मिलिटेंट्स जो हैं वो बच्चों को उठा के ले गए हैं दोबारा, और एक फुटबॉल ग्राउंड में आके 29 लोगों को मार दिया है। तो एक दोबारा एक इशू खड़ा होता जा रहा है, जो कि बहुत एक इनविजिबल इशू है, बट इट्स डायरेक्टली गोइंग टू अफेक्ट एवरीवन, आई वुड से, स्पेशली यूएस के लिए। तो यूएस इन सब चीजों को कंसिडर करेगा, क्योंकि
यूएस ग्लोबली एक सेवियर की तरह देखा जा रहा था, और जब ये सेवियर खुद बिजी हो जाएगा और वो बाकी जगहों पे काम नहीं कर पाएगा, तो ये बट नेचुरल है कि रशियन मर्सनरीज जो कि काफी काम कर रहे हैं अफ्रीकन कंट्रीज वगैरह में, दे विल टेक एडवांटेज ऑफ द प्रेजेंट सिनेरियो, आई वुड से, जो गैप बनते जा रहे हैं अब इस चीज के, तो ये एक्सटेंड हो गया है। हम जरूर ईरान यूएस की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप देखिए कि सराउंडिंग सी में और जो सराउंडिंग कंट्रीज में है उनमें भी अब इफेक्ट होने लगा है। जी, यूएस में जैसे कि आपने कहा कि किस तरीके से वहाँ पे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो है वो हावी हो गई है व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंस डिनर में शूटिंग के बाद, डीएचएस की, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी की फंडिंग की बात फिर से ऊपर उठने लग गई है। ये सब मुद्दे अब अमेरिकन मीडिया में हावी हो गए हैं और ईरान का मसला थोड़ा पीछे आ गया है। ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी एक ब्रीडिंग स्पेस है, क्योंकि उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का जो वॉर कंडक्ट जो है, जिसका लगातार क्रिटिसिज्म हो रहा था कि जिस तरीके से उन्होंने ईरान पर हमला किया और जिस तरीके से उसके बाद उन्होंने बयानबाजी की, अब मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास भी अब ही हैज टू टेक अ स्टेप बैक एंड डिसाइड व्हाट टू डू नेक्स्ट without the glare of media on his each and every action now. Do you think ये थोड़ा सा अब डोनाल्ड ट्रंप के लिए थोड़ा समझदारी का मौका है यहाँ पे आके ईरान के बारे में सही सोच दिखाने का? बिल्कुल, देखिए, जो नेशनल सिक्योरिटी ऑफिशियल्स की मीटिंग हुई है और जो कुछ भी डिसाइड हुआ होगा, उस पे तो ये मेजर कंसर्न हुआ होगा कि ये लीक कहाँ पे है इन लोगों का, क्योंकि अमेरिकन सिक्योरिटी इंटरनल बड़ी स्ट्रांग रही है यूजुअली, इवन दो आप देखिए कितनी जल्दी वो पकड़ भी लेते हैं लोगों को, कितना फॉलो अप करते हैं, क्या चीजें नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो उनका ह्यूमन इंटेलिजेंस कहीं वीक था, जो मुझे लग रहा है, उस चीज को ये दोबारा इन्हें काफी लंबे, आई मीन दे विल हैव टू रिवाइज देयर सिक्योरिटी कंप्लीटली। एक तो ना खाली व्हाइट हाउस की और प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी का होगा, ये थ्रू आउट द कंट्री के लिए इन लोगों को दोबारा देखना चाहेगा, और कई नए इश्यूज आएंगे और कई मीटिंग्स अब इधर होंगे। और जैसे आप कह रहे थे कि इंटरनली ये बिजी हो गए हैं, इसलिए थोड़ा एक्सटर्नल पे इतना असर नहीं होगा और बाकी प्लेयर्स इस पे दोबारा हावी हो सकते हैं। लेकिन जहां तक गल्फ कंट्रीज का सवाल है, वो किसी तरीके से भी चाहते हैं कि एटलीस्ट स्ट्रेट ऑफ हार्मूज रीओपन हो। पहले जो पहले स्टेटस क्यू था प्री 28 फरवरी, कम से कम वो तो आए। और इस चीज को देखने के लिए ये वाटरवे डिस्प्यूट जो है, जो कि एक प्रोलॉन्ग करता जा रहा है रिस्क, और एक ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस के जो इतने हैवी होते जा रहे हैं। आप देखिए 105 107 पर बैरल का देख लीजिए कितना शूट कर गया हुआ है। थैंकफुली ये नहीं चीजें हो रही है, लेकिन आई थिंक यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हैं और जो उनके अपने इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग हैं, यहाँ तक के जो उनकी बाहर की एजेंसीज होंगी इंक्लूडिंग FBI वगैरह, एक मैसिव रिवाइज होगा इनका सिक्योरिटी का इंटरनली। तो इंटरनल ये इन्वेस्टमेंट यूज करने वाले हैं, जैसे आप कह रहे थे कि किस तरह नए बजट्स आने वाले हैं, और उस चीज से जो एक्सटर्नल इनके एक्शंस हैं टू बी द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड, उस पर मैसिवली इफेक्ट पड़ेगा। सिंधु जी, जो पुतिन के साथ अब्बास अराक्ची की बातचीत हुई है, उसको लेके जो रिपोर्टिंग सामने आ रही है, क्या आपको ऐसा डाउट है कि उसमें शायद रशिया की तरफ से ईरान को कोई ऐसा एश्योरेंस भी मिला होगा कि जो उनका स्टॉकपाइल जो है वेपन्स का, जो डिप्लीट हो गया है मिसाइल से लेकर बाकी तमाम चीज़ों का, उसको रिप्लेनिश भी किया जाएगा किसी तरीके से? हालांकि ये बात जाहिर तौर पे नहीं कही जाएगी, लेकिन क्या आपकी राय मैं जानना चाहूंगा इस पर। हाँ, देखिए, इसमें तो क्लियर है कि रशिया ईरान को पूरा सपोर्ट करेगा डिफेंस पे, वॉर में, सीक्रेट एग्रीमेंट्स पे, इंटरनल प्रोजेक्ट्स जो कुछ करने होंगे, वो सारी चीजें ईरान को सपोर्ट मिलेगी रशिया। और इस पर ज्यादा बातें तो इसी पे हुई होंगी। देखिए, डिफेंस मिनिस्टर्स की बात हुई है, उनके इंटेलिजेंस चीफ की बात हुई है, ईरान के भी जो इंटेलिजेंस चीफ थे वो उनके साथ बातचीत कर रहे थे। तो ये इंटेलिजेंस एजेंसीज की जो बातचीतें होती हैं वो बहुत ही स्ट्रांग होती हैं और इंटरनल पॉलिसीज की होती हैं, जो पब्लिक में नहीं आती है।
तो क्या एक्सेप्ट करेंगे, क्या क्या चीजें देंगे उनको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनली देखिए रशिया का एनिमी कौन है? रशिया का एनिमी बेसिकली यूएस है इस वक्त, अगर आप देखा जाए। और रशिया खुद इन्वॉल्व है यूक्रेन में, जहां पे काफी वो चीजें हो रही हैं। तो अब तो मैं देख रहा हूं कि रशिया यूएस की भी टॉक्स होंगी कहीं ना कहीं पर इसके बाद। और रशिया कोशिश करेगा कि मैं इसके अंदर आऊं, क्योंकि इस वक्त अगर एडवांटेज किसी को मिल रहा है वो रशिया को मिल रहा है। रशिया इकोनॉमिकली बेटर हो रहा है, सैंक्शंस हट गए हैं, यूक्रेन के ऊपर किसी और की नजर नहीं है। तो एक एक पूरा माहौल बन रहा है रशिया के लिए आगे बढ़ने के लिए। चाइना से बेटर पोजीशन पे है इस वक्त रशिया, अगर आप देखेंगे, क्योंकि चाइना अफेक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस इकोनॉमिक ब्लॉकेट जो कि चल रहा है, और ऑयल उसे ईरान से पूरा नहीं मिल रहा है। रशिया को ऑयल की कोई प्रॉब्लम नहीं है, रशिया के पास अपना इतना ऑयल है, सब चीजें हैं, और वो बाकियों को दे भी सकता है। तो इन चीजों को देखते हुए रशिया विल ट्राई टू टेक मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ ईरान। ईरान एक उसका फ्रंट बनेगा, और बना हुआ भी है इस वक्त तक। और लेकिन क्या ईरान स्टिल इस चीज को आगे ले जाना चाहेगा एट द कॉस्ट ऑफ देयर इंटरनल पॉलिटिक्स ऑल्सो, जो कि इंटरनली ईरान में भी काफी कुछ खलबली है वहां पे। इकोनॉमिकली स्टूडेंट्स पढ़ने नहीं जा रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस पे अफेक्टेड हैं, ट्रेवल नहीं हो रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे असर पड़ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पूरी प्रोड्यूस नहीं हो रही है वहां पे। तो ईरान को खुद अपना इंटरनल भी देखना पड़ेगा कि इंटरनल डिसमेंट भी ना हो जाए। तो ये एक मल्टी प्रोंग है जो चीजें अभी नहीं खुल रही हैं, और जितना जितना ये एक्सटेंड होता जाएगा उतना उतना डिफिकल्ट बनता जाएगा। ईरान के अंदर अब तक जो डिसिडेंट्स की बात थी, जो लोगों के प्रोटेस्ट की बात थी, वॉर की वजह से उस सब का कवरेज रुक गया था। और लोगों के लिए भी सबसे बड़ा पहला मसला ये था कि जान माल की रक्षा किया जाए अमेरिकन और इजरायली बम्बार्डमेंट के बीच में। अब जब वॉर रुक गई है तो दोबारा से प्रोटेस्ट की बात आ रही है, फिर से वो स्वर जो है जो अब तक दबे हुए थे वो सब चीज़ें सामने आने लगी हैं। अनएम्प्लॉयमेंट की बात आ रही है, रीबिल्डिंग को लेकर प्रॉब्लम्स की बात आ रही है, जो ब्लॉकेड है उसका इकोनॉमिकली ईरान के ऊपर कैसा बुरा असर पड़ेगा उसको लेकर रिव्यू हो रहा है। तो जाहिर तौर पर भी ईरान के लिए भी बहुत लंबे तौर पर इस चीज़ को खींच पाना कि वो सीज फायर को जैसे तैसे जारी रखे और अमेरिका के साथ कोई स्थायी समझौता ना करे, वो मुश्किल होगा। ईरान को भी ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए तो ज़रूरी है ही है, क्योंकि उनको अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को शांत करना है। मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं, लेकिन ईरान के लिए तो ये एग्जिस्टेंस का सवाल है। तो दोनों पक्षों को आपस में बैठकर एक स्थायी समझौता करना पड़ेगा। जी जी है, लेकिन अगर आप देखिए सब ठीक है, ईरान में वो डेमोक्रेसी नहीं है जो यूएस में है। ईरान की जो मजलिस है वही कंट्रोल कर रही है, और ये ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन सब कुछ जो हो रहा है। और इस वक्त कोई रिलीजन एंड डेंजर का एक स्लोगन है, एक फेयर है ईरान पे। तो मुझे नहीं लगता कि मैसिव प्रोटेस्ट होंगे जैसे शुरू में हुए थे। एक फेयर की वजह से, एग्जीक्यूशन की वजह से ईरान में ईरान के लोग दबे रहेंगे, इस वक्त वहां पे नहीं रहेंगे। और दूसरा जो डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी ईरान की रहेगी वो कहीं ना कहीं है कि रशिया और चाइना को सामने रखे। देखिए रशिया और चाइना ही था जिन्होंने वीटो भी किया अभी पहले, जब वहां पे डिस्कशंस हो रही थी कि स्टेट ऑफ हार्मुज को लिफ्ट कर देना चाहिए, और यूएन का वो ऑर्डर्स नहीं हुआ था जो 1-1.5 महीना पहले हुआ था। तो उसमें कहीं ना कहीं उन दोनों ने प्ले रोल किया है टू डिफेंड ईरान, और इस चीज के लिए ईरान को ये दोस्ती रखनी पड़ेगी बहुत स्ट्रांग इनके साथ। अब अमेरिकन के इस वक्त कोई फ्रेंड्स नहीं है। अब देख लीजिए जर्मन चांसलर का भी जो रिसेंट स्टेटमेंट आया था, उन्होंने भी क्रिटिसाइज किया है वॉशिंगटन को, जिस तरीके से वो हैंडलिंग ऑफ द सिचुएशन कर रहे हैं। अब किंग चार्ल्स हैं वहां पे, तो देखते हैं कि क्या उनका यूके के साथ वो बिल्टअप हो रहा है कि नहीं हो जाएगा। तो कुल मिला के डोनाल्ड ट्रंप इज इन प्रॉब्लम्स, इवन दो अमेरिका कंटिन्यूज टू रिमेन स्ट्रांग। डोनाल्ड ट्रंप का कोई भी स्टेप अब लेना होगा तो उसे यही सोच समझ के लेना है। अपने थिंक टैंक्स जो विद इन द गवर्नमेंट हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, उनसे सोच के लेना है।
डोनाल्ड ट्रंप को कम बोलना है और स्लोली इन लोगों को स्क्वीज करना है ईरान को, जैसे वो शुरू में कर रहे थे। अगर स्पीड में करने के लिए आएंगे ईरान को, दैट विल नॉट बी हेल्पफुल टू यूएस एट ऑल। और जो सबसे बड़ी चीज जो कल एक और इसमें मैं देख रहा था, जो पुतिन ने बोल दिया है इनका जो सुप्रीम ईरान लीडर के साथ मुझे मैसेज आया था लास्ट वीक में, which indirectly has shown that he still is alive and giving directions. अगर वो रशिया के साथ बात कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, that clearly means के he is the one who is holding the command right now. तो जो एक शक चल रहा था कि लीडरशिप डिसीजन मेकर कौन है, तो डिसीजन मेकर एक खमेनी ही है इस वक्त, जो नए खमेनी उनके बने हैं, अली खमेनी के बेटे। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट का सुरेंद्र जी। अब बातचीत से साफ है कि एक पैटर्न इमर्ज हो रहा है, भले ही आमने सामने इन पर्सन बातचीत नहीं हो रही हो, लेकिन मैसेजेस का लगातार आदान प्रदान चल रहा है। दोनों पक्ष अपनी अपनी स्थिति, उनकी रेड लाइंस क्या हैं और कहाँ पे वो समझौता कर सकते हैं, ये पहले तय हो रहा है। और जब ये तय हो जाएगा, एक ब्रॉड फ्रेमवर्क तैयार हो जाएगा, उसके बाद रहे तो मुझे लगता है कि इन पर्सन बातचीत की भी स्थिति आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए सर। थैंक यू राजेश जी। ये तो तय है कि ईरान और यूएस बातचीत करेगा, लेकिन कब करेगा शायद अब थोड़ा सा लंबा टाइम लेगा, क्योंकि ओमान, रशिया, पाकिस्तान और बाकी गल्फ कंट्रीज जो इन्वॉल्व हो गए हैं अब इसमें, तो हर कंट्री का अब अपना एजेंडा होगा जो सबको ऐड करना पड़ेगा। थैंक यू।